हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 45। सुदेश कहता है, हाँ जीजा जी, मैं समझ गया हूँ, मुझे गुफा वाली मायादरी। सुदेश ने इतना ही कहा था कि दिलीप उसे टोकते हुए कहता है, अरे क्या कर रहा है मूर्ख, इस तरह है उनका नाम नहीं लेते। तुझे पता है भी है वो कौन है, और वो सब जानते हैं। उनके नाम से ही ये डायन, चुड़ैल, राक्षस सब डरते हैं, क्योंकि वो खुद है एक। इतना कहकर दिलीप चुप हो जाता है। उसके चेहरे का डर इस बात की साफ गवाही दे रहा था कि मायाधरी वो औरत थी जिसके बारे में सिर्फ सोचकर ही दिलीप हिचकिचा रहा था। सुदेश अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, सॉरी जीजा जी, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। दिलीप सुदेश से कहता है, रास्ता समझ आ गया है ना तुझे? हाँ जीजा जी, समझ आ गया है। रास्ते तो मैंने याद कर लिया है, पर यदि आप भी साथ चल देते तो अच्छा होता। आसान होती, वहां पर पहुंचने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती। चलने के लिए मैं तेरे साथ चल तो दूं, पर तू देख रहा है ना गांव की हालत। अगर मैं अभी तेरे साथ चलूंगा तो गांव वाले सोचेंगे कि यक्षिणी के डर से मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ। सुदेश दिलीप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ जीजा जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपने वैसे भी आजकल इन गांव वालों को कुछ ज्यादा ही मुंह खुल रहा है। ये सब ना भूपेंद्र विकसित के कारण हो रहा है। वहीं भड़काता रहता है सब गांव वालों को आपके खिलाफ। सही कहा तूने, इस भूपेंद्र विकसित को तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी यक्षिणी को देख लेते हैं। तू जा, आज रात में ही निकल जाना गुफा वाली मायादरी के पास जाने के लिए। वहां पर जाने के बाद तो वक्त लगेगा। दिलीप हिचकिचाते हुए कहता है, क्या आज रात ही निकलना पड़ेगा जीजा जी? हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी से जल्दी उस यक्षिणी को कैद करना है। माउस आने से पहले इसे अभी घर चल, जो सामान बताया है उसी के साथ रख और निकल जा गुफा वाली के पास जाने के लिए। ठीक है जीजा जी, आपके हुक्म सर। आंखों पर रात के 8 बज गए थे और इस तरह मेहंदी पर था पुलिस स्टेशन। युग और अभिमन्यु भी तक बैठे हुए थे। वृषण सिंह ने कछुए और कायर को अभी तक नहीं छोड़ा था। युग और अभिमन्यु बेंच पर ही बैठे हुए थे, थक गए थे। वृषण सिंह और चार्ली वहीं पर कुर्सी पर बैठे हुए थे। युग उदासी के साथ वृषण सिंह के पास जाता है और उसे पूछता है, वृषण सिंह मैम, अभी तक नहीं हुए क्या पूछताछ? रात हो गई है। वृषण सिंह युग पर गुस्सा करते हुए कहती है, 10वीं बार आ रहे हैं वो। तुम्हें मेरे पास तुम्हारे एक बार में समझ नहीं आती क्या? कहा है ना, अभी अंदर इंक्वायरी चल रही है। जैसे ही खत्म होगी छोड़ दिया जाएंगे उन दोनों को। अब अगर एक और बार तुमने मुझसे फिर से ये सवाल पूछने आए ना तो सीधे अंदर कर दूंगी, समझे तुम? अभिमन्यु मंच पर ही बैठे हुए थे। धीरे से युग को आवाज लगाते हुए कहता, युग वापस आ जा, अरे वापस आ जा, मुझे अंदर नहीं जाना। युग लटका हुआ चेहरा लेकर वापस अभिमन्यु के पास जाकर बैठ जाता है। चार्ली धीरे से ताकी हुई और अभिमन्यु को उनकी आवाज सुना ना दे वरचन से पूछता है, मैडम जी, और कब तक बैठाकर रखना है इन्हें? हमारी इंक्वायरी तो कब की पूरी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। सुबह के 10-12 है, उन्हें एक ही सवाल बार बार पूछे जा चुके हैं, वो पर दोनों ही वही जवाब दिए जा रहे हैं। और आप ही बताइए, अगर वह दोनों मोहित के खूनी होते तो उनके कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट मिलने चाहिए थे। वो भी नहीं मिले। बात तो तुम्हारी सही है चार्ली, पर मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बेकसूर हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं ये दोनों हमसे। मैडम, ये दोनों बहुत सीधे हैं, मुझे नहीं लगता हमारी इतना टॉर्च करने के बाद भी ये कुछ छुपाएंगे। चार्ली अक्सर सीधे लोगों से बहुत ठेठ काम करते हैं। मैडम जी, मेरी बात मानिए तो हमें इन छोड़ देना चाहिए। यदि दिलीप जी को यह बात पता चलेगी कि हमने उन गाँव के 2 लड़कों को इतनी देर तक बैठा कर रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर से उसे छोटे भाई का बेटा युग भी है यही। आप जानते नहीं, गांव में ये सरकार से ज्यादा दिलीप जी का चलती है। वर्षन चार्ली को घूरते हुए कहती है, तुम मुझे डरा रहे हो चार्ली? नहीं मैडम, भला मैं आपको क्यों डराऊंगा? मैं तो बस आपको यहाँ पर माहौल के बारे में बता रहा था। आप यहाँ पर नई आई है ना मैडम? मैडम, इसके दोस्तों के चेहरे देख के कैसे उतरे हुए हैं, उन्हें
के लिए ही छोड़ दीजिए। ठीक है चार्ली, तुम कह रहे हो तो छोड़ दे रही हूँ, वरना मैं तो सोच रही थी कि इन चारों को आज यहीं रात बिताने दूं। पर छोड़ दो इन्हें, पर कह देना गाँव से कहीं बाहर ना जाए, समझे? जी मैडम जी, कह दूंगा। चार्ली इंक्वायरी रूम में जाता है और अंदर से कछुआ और कायर को बाहर लेकर आ जाता है। जब युग और अभिमन्यु कछुआ और कायर को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। युग कायर के गले लगा लेता है हुए कहता है, तू ठीक तो है ना यार? कायर कहता है, हाँ यार ठीक हूँ। अभिमन्यु फटाक से कायर से पूछता है, इन लोगों ने क्यों बुलाया था तुम्हें? क्या इंक्वायरी चल रही थी अंदर? वर्चन सिंह ये बात सुन लेती है और जानबूझकर खांसने लग जाती है। कायर वंशनसी को देख लेता है और अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू पागल है क्या? देख तो लिया कर, हमें क्या कर कहाँ पर हैं? कहीं भी हो ऐसा भी सवाल पूछ लेता है। तेरा क्या हमें वापस अंदर भेजने का प्लान है क्या? अभिमन्यु कुछ नहीं कहता क्योंकि वो समझ गया था कि कायर उसे क्या समझा रहा था। युग और कायर और अभिमन्यु वहां से जाने लग जाते हैं, पर कछुआ तो अभी भी वर्चन सिंह को ही देखे जा रहा था। वो उसके प्यार में पूरी तरह डूब गया था। अभिमन्यु कछुआ को हिलाते हुए कहता है, अरे कछुए, तू घर नहीं चलनेगा क्या? कछुआ वर्चन सिंह की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, नहीं यार, अब मेरा तो यही घर है, मेरा ससुराल, मेरा मेरा बस चले तो मैं यहाँ से जाऊं ही ना। अभिमन्यु अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है तू? तू यही रुक, मैं तो 2 मिनट में अलविदा कहकर आया। इतना कहकर कछुआ फटाक से वर्चन सनी के पास पहुंच जाता है और कहता है, अच्छा मैडम जी, अब मैं हमें चलते हैं, फिर मिलेंगे। वर्चन सिंह कहते हैं, हाँ जरूर मिलेंगे, और अगली बार पूरी सबूतों के साथ मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे कि कैद से फिर कभी नहीं निकल पाओगे। कछुआ फुसफुसाते हुए कहता है, मैं तो पहले ही आपके दिल के कैद में कैद हो चुका हूँ, जहां से मुझे जिंदगी भर रिहाई नहीं मिलेगी। कछुआ कुछ कह पाता उससे पहले ही अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाने लग जाता है। वसंत चार्ली से पूछते, चार्ली, ये कछुआ थोड़ा पागल है क्या? चार्ली हंसते हुए जवाब देता है, थोड़ा नहीं मैडम, मुझे तो ये पूरा पागल लगता है। इतना कहकर चार्ली जानबूझकर अपनी पेट के अंदर हाथ डालता है और इसमें से 2 मोबाइल निकालता है। और मैडम, इन दोनों के मोबाइल के मैं देना ही भूल गया, जो इंक्वायरी के वक्त हमारे पास थे। मैं अभी इन्हें देकर आता हूँ। ठीक है। जब चार्ली पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर कायर और कछुआ, युग और अभिमन्यु बाइक के पास खड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चार्ली के ही आने का इंतजार कर रहे थे। चार्ली जैसे ही उनके पास पहुंचता है, अभिमन्यु झट से कहता है, इन दोनों के मोबाइल। चार्ली कायर और कछुए का मोबाइल दिखाते हुए कहता है, ये रहे इनके मोबाइल, पर पहले बाकी के बचे हुए पैसे दो। अभिमन्यु अपना पर्स निकालता है और उसमें से 2,000 का नोट चार्ली को देते हुए कहता है, 2,000 पहले दे चुका था और ये रहे बाकी के बचे हुए 2,000 रुपये। जैसे ही अभिमन्यु 2,000 का नोट चार्ली को देता है, चार्ली अभिमन्यु के हाथ में दोनों मोबाइल देते हुए कहता है, पहले सेटिंग कर लेते हैं तो मैं तो कब का इन दोनों को बाहर निकलवा देता। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, हमें थोड़ी पता था कि आप खाते हो। वो तो एक आदमी को आपको रिश्वत देते हुए देखा था तो समझ गए कि आप यहाँ पर काम के आदमी हो। ये बताइए, कहीं इसमें आपकी वो मैडम का ही हिस्सा तो नहीं है? चार्ली हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे पागल हो रहे हो क्या? वो तो बड़ी ईमानदार है, एक पैसा तक किसी का नहीं खाती। वो तो हम ही हैं, पर क्या करें, अब सरकार के पैसे थोड़ी घर चलाता है, वहाँ यहाँ वहाँ हाथ मारना पड़ता है। कायर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, यार पैसे देना क्या जरूरत थी? वैसे ही वर्चन से मैम छोड़ देती हमें। चार्ली चिढ़ते हुए कहता है, पागल हो रहे हो क्या बे? उनका तो तुम्हें रात भर हवालात में बिठाने का मन था, और हो सकता है कल रात ही भी यहीं पर टिकती तुम्हारी इंक्वायरी के नाम पर वो तो हमें ही सिफारिश किए ही तुम दोनों के चक्कर में चलाई है, वरना अभी अंदर ही रहते। चार्ली की बात सुनकर कायर एकदम चुप हो जाता है।
चार्ली अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अब जल्दी निकलो, यदि मैडम जी का फिर से ये मूड बदल गया तो फिर अंदर डालना पड़ेगा तुम दोनों को। कछुआ शर्माते हुए कहता है, वैसे तो मैं वापस अंदर जाना ही चाहता हूँ। वर्षिनी जी के पास मेरे बहुत चूहे कूद रहे हैं, इसलिए जाना पड़ेगा। इन पुलिस वालों ने कुछ खाने का भी नहीं दिया सुबह से। युग अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, एक काम करते हैं, बिंदु को दुकान पर चलते हैं, वहीं पर कुछ खा लेंगे। वैसे उसे बेचारी का भी सुबह से फोन आ रहा है। कह कह कर थक गया हूँ कि 1 घंटे में कायर छूट जाएगा, पर अब जाकर छूटा है ये। कायर मुंह फाड़ते हुए कहता है, मतलब तुम दोनों ने बिंदु को बता दिया है कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है? अभिमन्यु कहता है, यार नहीं, बल्कि बिंदु ने हमें दोनों को बताया था तुझे और कछुए को पुलिस ने पकड़ा है। शुक्र माना है कि उसने हमें बता दिया और हमें यहाँ पर आ गई, वरना सारी रात अंदर ही रहता, समझा? अब जल्दी चल। अभिमन्यु बाइक पर बैठता है और वो चारों एक ही बाइक के बिंदु की दुकान जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरह हवेली के अमोदिता और रजनी आपस में बात कर रही थी। रजनी अमोदिता से पूछती है, तू गिरवी कोठी गई थी ना युग की फोटो लेने के लिए, तो ले आई? अमोदिता जवाब देते है, नहीं माँ, वहां पर युग जी थे ही नहीं, तो उन्हें की फोटो कैसे खींचती? क्या कहा, वहां पर युग नहीं था? हाँ माँ, गिरवी कोठी बंद थी। मैंने तो शाम तक उन्हें वहां पर इंतजार किया, पर वो आए ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए थे। कहीं वापस अपने शहर तो नहीं चले गए यक्षिणी के डर के कारण? पागल हो रही है क्या? युग उन लड़कों में से नहीं है जो कि डर के भाग जाएगा। वो बहुत बहादुर है। भूल मत, युग के अंदर उसके पिता का खून दौड़ रहा है और उसे अनुसार भैया भी कोई ऐसी वैसी आदमी नहीं थे। उसे कोठी में अकेले रहते ही ये जानते हुए भी कि गिरवी कोठी के यक्षिणी का दूसरा ठिकाना था। माँ, मेरी एक बात समझ नहीं आती, यक्षिणी ने ये युग के पापा आई मीन अनुसार फूफा को क्यों नहीं किया? माँ, मेरी एक बात समझ नहीं आती, यक्षिणी ने युग के पापा आई मीन अनुसार फूफा को कुछ क्यों नहीं किया? अरे कैसे कुछ नहीं किया, उन्हें भी तो मार डाला। अनुराग भैया की मौत के बाद ही उन गिरवी कोठी में बंद हुई थी ना? हाँ माँ, पर जितना मैंने सुना है अनुसार फूफा तो बहुत पहले से उस कोठी में रह रहे थे ना, करीब 5-6 सालों से वे उस कोठी में रह रहे थे, तो उसके बाद यक्षिणी ने उन्हें मारा था ना? हाँ, तो वही तो माँ, अगर यक्षिणी के अनुसार फूफा को अपना शिकार बनाना ही होता तो उन्हें 5-6 साल पहले ही बना लेती। माउस पूर्णिमा पड़ी थी तब मार देती, इतने सालों बाद क्यों मारा? अरे ये बात तो मैंने भी सोची ही नहीं थी, तेरा दिमाग तो मुझसे भी ज्यादा चलने लग गया। सौदाइन के गुण लगते हैं आ रहे हैं तेरे अंदर। माँ, ये सब छोड़ो, तुम ये और जो मैंने पूछा उसका जवाब ढूंढो कि आखिर यक्षिणी ने अनुराग फूफा को पहले क्यों नहीं मारा, 6 साल बाद क्यों मारा? रजनी अमोदिता के बाद रजनी अमोदिता की बात का कुछ जवाब देती उससे पहले ही उस कमरे में सुदेश आ जाता है। सुदेश को देखकर रजनी और अमोदिता की जान हल्के में आ जाती है। वो दोनों मन ही मन सोचने लग जाती हैं कि कहीं सुदेश ने उनके बीचों की सारी बातें तो नहीं सुन ली है। सुदेश रजनी को घूरते हुए कहती है, ये तुम दोनों अनुसार भैया के बारे में क्या बातें कर रही थी? रजनी और अमोदिता घबराने लग जाती हैं कि क्या जवाब दें। सुदेश फिर से पूछता है, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। रजनी बहाना बनाते हुए कहती है, वो अमोदिता को ना आज अनुराग भैया की बहुत याद आ रही थी। सुदेश हैरानी के साथ कहता है, अनुराग भैया की याद आ रही थी, पर क्यों? वो भी तो 13 साल बाद अचानक से। रजनी कहती है, वो युग भी तो 13 साल बाद आया है ना? तो वहीं अमोदिता कह रही थी कि युग बिल्कुल अनुसार भैया पर गया है, उन्हें की तरह दिखता है। अमोदिता अभी रजनी का साथ देते हुए कहती है, हाँ पापा, मैं यही बोल रही थी कि युग अनुराग फूफा जी की तरह ही दिखता है। सुदेश कहता है, नहीं अमोदिता, तुम और तुम्हारी माँ दोनों बिल्कुल गलत कह रही हो। रजनी और अमोदिता घबरा जाते हैं। वो समझ जाती हैं कि सुदेश ने उन दोनों के बीच की सारी बातें सुन ली हैं। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है वापस से ये काला जादू करना पड़ेगा। रजनी ने मन ही मन इतना सोचा ही था कि
सुदेश अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, युग अनुसार भैया की तरह नहीं है बल्कि भाभी की तरह दिखता है। युग अपनी माँ पर गया है, ना कि बाप पर। लेकिन हाँ, ये तो हो सकता है कि युग के अंदर भी उसके पापा की तरह ही गुण हैं। अनुराग भैया इतना मस्त लिखते थे कि ना, कि क्या बताऊं। मैं तो उनकी किताब पढ़कर दीवाना हो जाता था। मैं ही क्या, सब लोग। बस तुम्हारे फूफा जी को उनका लिखा हुआ पसंद नहीं था। इतना कहकर सुदेश अलमारी के पास जाता है और उसका दरवाजा खोलकर अपने कपड़े निकालने लग जाता है। रजनी अमोदिता को अपने हाथ से जाने का इशारा कर देती है। अमोदिता वहां से चली जाती है। सुदेश अपने एक दो जोड़ी कपड़े बैग में पैक करने लग जाता है। रजनी उसे सामान पैक करते हुए पूछती है, तुम कहीं जा रहे हो क्या सुदेश? सुदेश मन ही मन सोचने लग जाता है, सही है, अमोदिता के जाते ही जी से सीधे सुदेश पर आ गई। ये पत्नियों का यही होता है, कमरे के अंदर कुछ और कमरे के बाहर कुछ और होती हैं। रजनी सुदेश पर दबाव बनाते हुए पूछती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ सुदेश तुमसे, कहीं जा रहे हो क्या? सुदेश अपने कपड़े पैक करते हुए कहता, हाँ रजनी, 2-3 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, काम से। रजनी फटाक से पूछती है, किस काम से? सुदेश सामान पैक करना बंद कर देता है और रजनी के पास जाकर धीरे से कहता है, अब तुम्हें तो पता ही है गांव में क्या चल रहा है। उसी के निवारण के लिए जीजाजी मुझे बाहर भेज रहे हैं। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है कि पिछली बार की तरह बड़े भैया ने किसी पुजारी का या धर्म गुरुओं को ढूंढने के लिए कहा है जो यक्षिणी को कैद कर सकेंगे। बढ़िया है, यहाँ के एक तरफ यक्षिणी को कैद करेंगे और वहीं दूसरी तरफ मेरी बेटी अमोदिता के लिए युग को पाने के लिए आसान रास्ता हो जाएगा। रजनी बड़े प्यार से सुदेश से पूछती है, वैसे आप कहाँ जा रहे हो जी? कहाँ भेज रहे हैं बड़े भैया आपको? धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।